हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंड एग्जामिनेशन 2024 मॉडल पेपर नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 10 के विषय हिंदी का। इसी तरह हम बाकी विषय के मॉडल पेपर्स भी देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक इसी तरह पूरे मॉडल पेपर को समझने के लिए। और इसी तरह आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जब भी न्यू नोटिफिकेशन हम अपलोड करें किसी भी वीडियो की आपकी कक्षा से रिलेट, तो आपको तुरंत से मिल सके। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत से क्लिक हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी के ये विषय हिंदी का पेपर, जिसमें पूर्णांक रहेंगे आपके 80 मार्क्स, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, जहां पर आपको इस तरह से खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे और कोई भी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। 4 ऑप्शन है इन आइन, आनी, इन्नी। तो यहाँ पर पंडित धन आइन होता है, जिसमें हो जाता है आंसर आपका ब ऑप्शन करेक्ट। तो आपको क्लिक कर देना है इसको ब। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद सुधनच। तो यहाँ पर ऑप्शन द को क्लिक कर देना है। भ्रमर गीत की भाषा कैसी है? ब्रिज भाषा, ऑप्शन द को करेक्ट कर देना है। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? फागुन मास की आभा का वर्णन है, तो ऑप्शन अ को करेक्ट कर देना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में, ऑप्शन ब को करेक्ट कर देना है। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? सहस्त्रबाहु के समान। तो यहाँ पर स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन अ को करेक्ट कर देंगे। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, ऑप्शन स को करेक्ट हो जाएगा। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? नवाबों पर, ऑप्शन स को करेक्ट कर देंगे। मानव संस्कृति है अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे। मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? गंतोक को, ऑप्शन अ को करेक्ट कर देंगे। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? भोलानाथ, तो ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपके ये 12 क्वेश्चन हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है। सभी के आंसर हमने देख लिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये भी 1-1 मार्क्स से रहेंगे। 6 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय। समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास जैसे माता पिता, राम श्याम, तो दोनों ही आपको पद यहाँ पर समान होते हैं, जिसमें आपको योजक चिन्ह मिल जाता है और आप और या लगा करके इन्हें पृथक करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है द्वंद्व समास। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ क्या जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं? प्रत्यय जोड़कर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के आगे जुड़कर, शब्द के आगे में जुड़कर जो शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर लिख देना है आपको आगे जुड़कर या प्रारंभ में जुड़कर। ठीक है, प्रारंभ में जुड़कर ये अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, ये उपसर्ग होते हैं। जो अंत में जुड़ते हैं वो होते हैं प्रत्यय। अगला है थर्ड क्वेश्चन, अपठित गद्यांश है जिसे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके आपको आंसर करने जो इसी में उपलब्ध हैं। तो देखिए, रीड करेंगे। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सौदेश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम में डिग्री प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली क्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती है। शिक्षा से व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो तुच्छ सी हरकतें नहीं करेगा। अगर नहीं होगा वो पढ़ा लिखा या ऐसे ही पढ़ लिया न कर करके या बिना मेहनत के, तो वो तुच्छ सी हरकतें करता है। देखिएगा आप, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो थोड़े विनम्र हो जाते हैं आगे पढ़ करके, जबकि जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं होते उनमें विनम्रता कम रहती है अपेक्षाकृत अधिक पढ़े हुए लोगों की अपेक्षा। ठीक है, गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अति अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। पर गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? यहाँ पर शिक्षा की बात की गई तो शिक्षा ही लिखेंगे। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो जीवन में सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो
शिक्षा है। शिक्षा वस्तु तो पाठ्यक्रम डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ ना कुछ सिखाती है। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की अच्छी शिक्षा होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी की शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। विनाश शब्द का विपरीतक शब्द गद्यांश में छाड़ करके लिखिए। तो देखिए, विनाश का यहाँ पर हो जाएगा विपरीतक निर्माण। ठीक है, तो ये डन होता है आपका अपठित गद्यांश, जो कि 6 नंबर का था। 4th क्वेश्चन है अपठित पद्यांश। यहाँ पर गद्यांश था, यह पद्यांश है, जिसे पढ़ करके प्रश्न के उत्तर देने हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आया आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंगंग है, वीर देश में किंतु किंत, वीरों का कैसा हो वसंत। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। तो वसंत के बारे में है, तो वसंत ऋतु के बारे में आप लिख दीजिए शीर्षक। मधु लेकर कौन आया है? अनंग, भौरा। कंत किस वेश में है? तो यहाँ पर लिखना है वीर भेष में। वसुधा की तुलना किससे की गई है? वसुधा की तुलना वधु से की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में जो आपकी वसंत ऋतु है उसका वर्णन किया गया है। फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो फूली सरसों ने अपना रंग कैसा दिया है? पीला। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डन करना था। तो ये होता है 4th क्वेश्चन डन। अब देखेंगे खंड बी, सेक्शन ब, खंड बी लघुतरात्मक प्रश्न है जिसके आपको आंसर करने हैं। तो देखिए, काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं करें ताकि आपको अपना जो पढ़ाई का जो आपका लेवल है वो भी जान सके। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन तो हम देख ही चुके हैं, बस आपको क्या करना है, तुरंत से इन्हें क्लिक करते हुए जाना है। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? संगतकार कविता का मूल भाव लिखिए। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखकों को कैसे अनुभूति हुई? आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। आंखें भर आना यानी बहुत भावुक हो जाना। 14 वर्ष के बाद राम को देखकर कौशल्या की आंखें भर आई, है ना? तो ये होता है। ठीक है, खंड से सेक्शन सी देखेंगे। इसमें पठित गद्यांश है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ खत्म होने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के वो मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उस कस्बे में फिर गुजरे। कस्बे से गुजरने पर ख्याल आया कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहां रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेखक दुखी क्यों हो गया? क्योंकि उसने जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखी थी ना, उस पर चश्मा जो है वो नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए लेखक दुखी था। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? 15 दिन बाद। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? कोई भूल गया होगा, है ना? जो बनाने वाला है वो मास्टर भूल गया होगा या मर गया होगा, इसलिए उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो नहीं देख पाता है उस मूर्ति को ऐसे बिना चश्मे के, तो इसलिए वहां से गुजरने का ख्याल भी नहीं कर पाते हैं वो। तो ये डन होता है 12 क्वेश्चन। आप देखेंगे इसके अथवा में एक और आपको पठित गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष या शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने वह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नई सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ।
पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़, गृहिणी, कुशल पाक शास्त्री बनाने की नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई का वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। तो देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लड़कियों के बारे में। लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई है? तो उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? जब उसकी बहन जो है वो चली गई शादी करके और उसके दोनों बड़े भाई भी पढ़ाई के लिए चले गए, तब उसे अपने वजूद का एहसास हुआ। सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी? सुशीला ने सन 44 में जो है वो 16 वर्ष की उम्र में उसने शिक्षा में मैट्रिक पास कर ली और शादी करके वो कोलकाता चली गई थी। पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि जो पिताजी हैं उसके, वो उस रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता को, प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। तो इसी के लिए उनको जो रसोई घर है वो अच्छा नहीं लगता था और वो दूर रखना चाहते थे लेखिका को। तो इस तरह से इससे रिलेट ये क्वेश्चन थे। अब देखेंगे 13 क्वेश्चन। प्रस्तुत पठित पद्यांश, ये भी पढ़ा हुआ पद्यांश है, जैसे आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह। नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की चिरकन का। प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है? आपको बताना है फसल के बारे में। फसल किसके हाथों की स्पर्श की महिमा है? नदियों के पानी की। रूपांतर है सूरज की किरणों का, पंक्ति का आशय लिखें। फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है? तो आवश्यक तत्व है भूरी काली संदली मिट्टी। सूरज की किरणें उनके लिए इम्पोर्टेंट है, नदियों का पानी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आवश्यक तत्व हो गया धूप, पानी। ठीक है, तो ये डन होता है 13 क्वेश्चन। इसके अथवा में भी एक और है पद्यांश। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल, कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है? नवजीवन से, है ना। तो ये देखिए आप एक बार इसको, घुंघराले बालों से की गई है। ठीक है, काले घुंघराले बालों से की गई है। किसके हृदय में विद्युत छवि है? बाल कल्पना की, कवि नवजीवन वाले। तो विद्युत छवि उर्मे। ठीक है, कवि को नवजीवन देने वाला क्यों बताया है? कवि और बादल में क्या समानता बताई है? ठीक है, तो ये डन करना है आपको। तो ये डन होता है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 है। बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गृहस्थ होते हुए भी भगत कहा गया है? अथवा लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती है? तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मिले, कोई भी एक करना है। 15वां क्वेश्चन है। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखिए। या जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताकू लागती, पंक्ति के माध्यम से बताइए कि गोपियां संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती हैं। तो दोनों में से एक आपको क्वेश्चन करना है, ये भी 3 मार्क्स का है। खंड द है जिसमें आपको सेक्शन डी में आपको मिल जाता है क्वेश्चन इस तरह से। 16 क्वेश्चन है। यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। कोई भी लेखक आपके किसी भी पार्ट से रिलेटेड जो लेखक है ना, उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है जिसका आपको कृतित्व और व्यक्तित्व बताना होगा। इसके अथवा में आपको इस तरह से मिल जाएगा एक और क्वेश्चन। कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। तो कोई भी एक कवि लेखक के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 17 है। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा है? अथवा बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया होती। तो कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ये 4 मार्क्स का रहेगा।
16 क्वेश्चन है, आपको एक विषय पर निबंध लिखना है, कोई भी एक विषय पर। आतंकवाद एक समस्या, जिसमें आपको प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद से उत्पन्न समस्या, आतंकवाद से निपटने के उपाय, उपन्यास लिखना है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें भी इसी प्रकार से प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रभाव, उपाय, संरक्षण की उपन्यास ये लिखना है। अनुशासन का महत्व, जिसमें प्रस्तावना, अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासनहीनता से हानि, अनुशासन का लाभ, ये भी आपको लिखना है इसमें भी। तो प्रस्तावना, अनुसार तो आपको उपसार तो सब में ही लिखना है। तो इस तरह से आपको कोई भी एक विषय चूज करना है यहाँ पर। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, प्रस्तावना, यात्रा का आरंभ, यात्रा का अनुभव, यात्रा की अविस्मरणीय होने का कारण, उपन्यास। तो कोई भी 4 में से आपको एक विषय पर निबंध लिखना है, 300 शब्दों में कम से कम। ठीक है, और पॉइंट वाइज लिखिएगा, ताकि आपको हर मार्क्स जो है आपको अच्छे से अच्छे मिल सके। आपके मार्क्स नहीं कट होंगे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। 19 है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव महादेव अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। कोई भी एक पत्र लिखना है आपको, या तो खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु या मित्र को पुस्तकों का महत्व बताने हेतु। तो प्रार्थना पत्र हमने हमारे चैनल पर काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं। आप देखना चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन है, निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दारियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए, या व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो कोई भी एक विज्ञापन आपको लिखना है, यहाँ पर बिक्री हेतु लिखना है, निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु या वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु। तो कोई भी एक विज्ञापन का इस तरह से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। निबंध, प्रार्थना पत्र और विज्ञापन, ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स के रहने वाले हैं। 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट खंड द। तो इस तरह से डन होता है आपका ये संपूर्ण हिंदी का पेपर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चनों को समझने की कोशिश की है, आंसर्स देखने की कोशिश की है, और जो भी मैंने आंसर जिन भी क्वेश्चन के नहीं बताए हैं वो आपको तुरंत से लिख देने हैं, जो भी आपको याद है, और नहीं याद है तो आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उससे यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तुरंत से इस पेपर को लर्न कर लेना आपको बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आपका ये वाला पार्ट तो यहीं लर्न हो जाए। तो ठीक है, ये होता है आपका डन कक्षा 10th के विषय हिंदी का। इसी तरह और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।